नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हमने अपने पिछले वीडियो में खतौनी के बारे में पढ़ा था और खतौनी कैसे करते हैं इसको समझने के लिए एक छोटी सी प्रविष्टि हमने ले ली थी, जिसको कि हमने खतिया कर देखा था, यानी कि उसकी खतौनी करके, यानी कि उसकी पोस्टिंग करके देखी थी। तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, पहले मैं पढ़ लेती हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या लिखा है, देखिए। निम्नलिखित व्यवहारों को रोजनामचे में लिखने तथा खाता बही में लिखिए तथा खाता बही में खतौनी कीजिए। तो हमें इसका रोजनामचा बनाना है पहले, फिर हम इसकी खतौनी करेंगे। ठीक है, मेन हमें खतौनी को ही समझना है और रोजनामचा क्योंकि हमने इससे पहले कोई क्वेश्चन करा नहीं, तो वो भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी प्रविष्टियाँ करनी है हमको। एक तो देखिए, राम प्रसाद ने व्यापार आरंभ किया। ठीक है, अशोक कुमार को माल बेचा। सारे इसके अमाउंट्स इसके सामने लिखे हुए हैं और ये सारी डेट इसकी लिखी हुई है। 2012 सन की बात हो रही है, क्योंकि सारे 2012 में ये, तो ऊपर एक बार भी लिख लेंगे हम तो काफ़ी हो जाएगा। हम अपने लेखों में भी यही करेंगे, ऊपर एक बार ही लिख लेंगे। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पहले एक बार में ही लिख लो, बार बार भी लिख सकते हो, जैसा आपको सही लगता है डेट के लिए। ठीक है, तो ये सारी डेट्स लिखी हैं, ये सारे हमारे लेन देन लिखे हैं और ये उसकी अमाउंट लिखी है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने अपना प्रारूप बना लिया है रोजनामचे का। अब हमें ये देखना है कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे हम, जिसकी बुक में हम ये लेखे कर रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है, हमारे पहले लेखे से। पहले देखिए, सबसे क्या लिखा है, राम प्रसाद ने व्यापार आरंभ किया। तो राम प्रसाद व्यापार आरंभ कर रहे हैं, यानी कि उनकी पुस्तकों में लेखे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम प्रसाद की पुस्तकों में रोजनामचा, या फिर राम प्रसाद का रोजनामचा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे दिनांक, ये तो हमको सबको पता ही है इसका प्रारूप, तो इसको मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो ये लेखे हम स्टार्ट कर देते हैं। लेखे में जितने भी करूँगी सब हिंदी में करूँगी और इसको स्क्रीन पर इसको इंग्लिश में भी लिख कर दे देंगे। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा लेन देन हुआ है, व्यवहार हुआ है, वो है राम प्रसाद ने व्यापार को आरंभ किया। तो जब भी कोई व्यक्ति व्यापार आरंभ करता है तो वो व्यापार में पूंजी लगाता है। तो जो पहली प्रविष्टि हमारी होती है व्यापार आरंभ करने की, वो पूंजी से रिलेटेड होती है। ठीक है, और पूंजी के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पूंजी हमारा व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, तो उसमें व्यक्तिगत खाते का नियम लगाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था, जब भी हम कोई लेखा करते हैं तो उसमें दो पक्षों को ढूंढते हैं कि किन दो पक्षों का लेखा करना है। तो एक पक्ष तो हमको इस वाली प्रविष्टि के लिए मिल गया, कौन सा, पूंजी, है ना। पूंजी है एक पक्ष, और दूसरा पक्ष क्या है, इन्होंने जब व्यापार आरंभ किया है तो व्यापार में पूंजी के रूप में कुछ ना कुछ तो लगाया है ना। इन्होंने कुछ हमें दे नहीं रखा है, क्या लगाया है, तो हम मान के चलते हैं रोकड़ लगाई है, यानी कि रुपए, कैश। ठीक है, तो उन्होंने कैश लगाया है। दूसरी चीज़ हमको क्या मिल जाती है, कैश। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर हमें प्रविष्टि करनी है। ठीक है, अब हम व्यापार की तरफ से लेखे करते हैं। जितने भी लेखे हमारे होते हैं वो व्यापार के लेखे होते हैं। ठीक है, अब जब व्यापार के लेखे हो रहे हैं तो जो भी चीज़ आ रही है या जा रही है वो व्यापार से रिलेटेड ही होगी। अब ये रोकड़ जो है, यानी कि कैश जो है, अब आप इसे व्यापार में लगा रहे हो तो यानी कि व्यापार में आ रहा है। ठीक है ना। अब पहले तो अच्छा हमें इसकी प्रकृति समझनी है। तो हमने पूंजी की समझ ली। पूंजी हमारा व्यक्तिगत खाता है, तो हम इसमें व्यक्तिगत खाते का नियम लगाएंगे। दूसरी चीज़ हमें मिली रोकड़, यानी कि कैश। कैश हमारा वास्तविक खाता है, यानी कि रियल अकाउंट। तो इसमें हम वास्तविक खाते यानी कि रियल अकाउंट का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाते का नियम क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पूंजी एक व्यक्ति है जो कि हमें रुपया दे रहा है व्यापार में लगाने के लिए। ठीक है, हमने इसको व्यक्ति माना है ना, पूंजी में से तो रुपया डाल रहे हैं हम व्यापार में अपने। तो ये एक व्यक्ति है जो हमको रुपया दे रहा है, तो देने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो पूंजी हमारा क्रेडिट में आएगा, यानी कि का लिखकर हम इसको लिखेंगे हिंदी में और इंग्लिश में टू लिखकर। अब बात करते हैं रोकड़ की। रोकड़ हमारा वास्तविक खाता है। वास्तविक खाते का नियम क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी व्यापार में आता है उसको हम ऋणी करते हैं और जो व्यापार से जाता है उसको हम करते हैं धनी।
तो ये रोकड़ जो है ये व्यापार में लगाई जा रही है, यानी कि ये व्यापार में आ रही है। जब ये व्यापार में आ रही है तो हम इसको क्या कर देंगे, ऋणी यानी कि डेबिट। तो हमारी जो प्रविष्टि यानी कि हमारा जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पूंजी यानी कि कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी डेट डालेंगे, डेट है हमारी 2012 में 1 मार्च। ठीक है, और धनराशि के खाने में हम इसकी धनराशि डालेंगे, धनराशि या अमाउंट कह लीजिए उसको। तो स्टार्ट करती हूँ मैं इसको। 2012 हमने ऊपर ही डाल लिया, अब हमें बार बार डालने की इसको ज़रूरत नहीं तो हम हर बार डेट के साथ में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारी प्रविष्टि है 1 मार्च की। हमारी एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैंने ये वाली जो एंट्री है इसको मैंने इसलिए यहाँ पे इस टाइम पर किया है, बाकी सारी मैं हिंदी में ही करूँगी, इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में समझा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताना भी है। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। नरेशन लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने इंग्लिश में भी कर दी है और मैंने हिंदी में भी कर दी है। अब इसकी अमाउंट भी हमको लिखनी है। ठीक है, ये एक ही प्रविष्टि है, अलग अलग प्रविष्टि अलग अलग लेखे नहीं है। आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो ये वाला कीजिए, हिंदी में कर रहे हैं तो ये वाला कीजिए, बाकी के सारे मैं हिंदी में ही करूँगी, इंग्लिश में नहीं करूँगी। ठीक है, अब ये जो है इसको देखो आप, इसकी अमाउंट है 2000 रुपीज़, तो ये 2000 रुपीज़ इनके सामने लिखनी है। अब कैसे लिखनी है इसको देखना है। तो कैश अकाउंट जो हमारा ये है डेबिट है, तो इसकी जो अमाउंट लिखी जाएगी वो डेबिट साइड में ही लिखी जाएगी। तो इन दोनों में से डेबिट कौन सा है, ये वाला साइड डेबिट है और ये वाला साइड हमारा क्रेडिट है। ठीक है, पहला वाला खाना हमारा डेबिट होता है और दूसरा वाला होता है क्रेडिट, यानी कि ये होता है ऋणी और ये होता है धनी। ठीक है, तो जो अमाउंट जो भी चीज़ हमने यहाँ पे ऋणी की है उसको उसकी अमाउंट उसके सामने ही लिखी जाएगी और ऋणी साइड में ही लिखी जाएगी, यानी कि डेबिट साइड में ही लिखी जाएगी। जो भी चीज़ हमने यहाँ पे क्रेडिट की है, जो 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब हमने इसको क्रेडिट किया है, तो इसकी अमाउंट जो लिखी जाएगी वो क्रेडिट साइड में ही लिखी जाएगी और इसके बिल्कुल सामने ही लिखी जाएगी। हिंदी में भी यही करेंगे और इंग्लिश में भी यही करेंगे। तो इसकी अमाउंट लिख देते हैं, डेबिट के सामने डेबिट साइड में 2000 रुपीज़ और क्रेडिट के सामने क्रेडिट साइड में 2000 रुपीज़। हिंदी में भी ऐसे कर दूंगी मैं, ऋणी के सामने ऋणी पक्ष में 2000 रुपीज़ और धनी के सामने धनी पक्ष में 2000 रुपीज़। ठीक है, तो ये मैंने क्यों करी है, क्योंकि चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, लेकिन जो भी आप लिखते हैं प्रविष्टि यानी कि एंट्री जो करते हैं, इसमें जो पहली लाइन होती है जो डेबिट की होती है उसको तो हम इस लाइन के बिल्कुल पास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी क्रेडिट वाली साइड होती है इसको हम थोड़ा दूर से स्टार्ट करते हैं, इससे हमें ये पता भी चलता है अलग से कि क्रेडिट हो रही है। साथ ही में इसके सामने तो हम डेबिट लिखते हैं जिसको हमने डेबिट किया होता है, लेकिन जिसको हमने डेबिट नहीं किया होता है उसके साथ में लिखते हैं 2, तो इससे पता चलता है इसको हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, हिंदी में भी यही चीज़ें हैं, जो हमने डेबिट किया है यानी कि ऋणी किया है उसको हमने बिल्कुल लाइन के पास से स्टार्ट किया है, जबकि जिसको हमने धनी किया है यानी कि क्रेडिट किया है उसको लाइन से थोड़ा दूर स्टार्ट किया है। ठीक है, और हम नरेशन इसमें भी लिखते हैं, इसमें भी लिखते हैं। हमने इसमें हिंदी में लिखी है क्योंकि हम हिंदी में लिखे कर रहे हैं, और यहाँ हमने इंग्लिश में लिखी है क्योंकि हम इंग्लिश में लिखे कर रहे हैं। यहाँ मैंने बीइंग लगाया है, बीइंग की जगह फॉर भी लगा सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करो, लेकिन ये मोस्टली लगाया जाता है बीइंग और फॉर। ठीक है, अब ये हमारी प्रविष्टि हो गई। एक प्रविष्टि मुझे लगता है ये समझ में आ गई होगी। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा लिखा हुआ है 4 मार्च को अशोक कुमार को माल बेचा। अब इसको समझना पड़ेगा, इसमें 2 कौन कौन से पक्ष हैं, ये वाले हटा देती हूँ मैं। इसमें हम देखते हैं 2 कौन कौन से पक्ष हमें मिल रहे हैं जिसकी हम इसमें लेखे कर सकते हैं, रोज नामचा में प्रविष्टि इसकी कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो देखो अशोक कुमार को हमने माल बेचा है, तो एक तो हमें नाम ही यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नकद माल बेचा नहीं लिखा है, नकद नहीं बेचा है, यानी कि हमने उधार बेचा है। तो उधार जिस व्यक्ति को बेचा है उस व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो एक चीज हमको यहाँ पे मिली अशोक। अब दूसरा पक्ष हमें ढूंढना है। दूसरा पक्ष क्या है, हमने माल को बेचा है, यानी कि दूसरी चीज हो रही है हमारी विक्रय। ठीक है, दूसरा पक्ष हमको मिल गया विक्रय।
हमें अपने दोनों पक्ष मिल गए जिनकी हमें प्रविष्टि करनी है, एंट्री करनी है। अब हम ये देखेंगे ये दोनों पक्ष, ये दोनों ही चीज़ें, ये दोनों ही जो भी हमने पक्ष निकाले हैं किससे रिलेट करते हैं। तो अशोक जो है ये एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिगत खाते से रिलेट कर रहा है, तो ये हमारे व्यक्तिगत खाते से संबंधित। इसके बाद विक्रय, विक्रय जो है इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इसकी बात करी थी। विक्रय जो है ये हमारा क्या है, ये हमारे वास्तविक खाते से भी संबंधित है और अवास्तविक खाते से भी संबंधित है। तो मैं इसको यहाँ पे वास्तविक खाता करके लेके चलूँ या फिर अवास्तविक, दोनों से एक ही तरीके से आएगी एंट्री, तो मैं यहाँ पे अवास्तविक मान लेती हूँ इसको। कोई सा भी एक नियम लगा देंगे, दोनों ही लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा अवास्तविक भी है और वास्तविक भी है, दोनों के हमें पता चल गई। दोनों के रूल हम लगा देंगे। अशोक के लिए हम व्यक्तिगत खाते का नियम लगाएंगे, यानी कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये अशोक कौन है, ये उधार माल खरीद रहे हैं हमसे, हम इनको विक्रय कर रहे हैं, ये हमसे उधार माल खरीद रहे हैं, माल हमारे पास से जा रहा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो ये देने वाले तो हुए नहीं, ये हुए पाने वाले। ठीक है, पाने वाले को हम क्या करते हैं, ऋणी यानी कि डेबिट, जो रिसीवर है उसको हम करते हैं डेबिट, ये रिसीवर है, तो अशोक हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विक्रय, विक्रय यानी कि सेल्स, सेल्स जो होती है ये हमारी आय होती है। हम अगर अवास्तविक खाते को लेके चले तो ये हमारी आय होती है, और आय को हमेशा हम करते हैं धनी। ठीक है, जितने भी आय होंगे, जितने भी लाभ होंगे वो धनी, और जितने भी खर्चे होंगे और हानियां होंगी वो सारी हो जाएंगी हमारी ऋणी। तो ये हमारी आय है, आय को हम क्या कर देते हैं, धनी यानी कि क्रेडिट। तो हमारा विक्रय क्या हो जाएगा, सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इस तरीके से हमारी जो ये एंट्री बनती है क्या होती है, अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हिंदी में हम इसको लिखेंगे अशोक का खाता ऋणी विक्रय खाते का। ठीक है, इसको लिख देती हूं मैं, इसकी डेट है 4 मार्च, और लिखेंगे हम ठीक है, ये हमारी प्रविष्टि हो गई। अब इसके हम अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट इसकी कितनी है, 900 रुपये, वही ऋणी के सामने ऋणी पक्ष में और धनी के सामने धनी पक्ष में, डेबिट के सामने डेबिट साइड में और क्रेडिट के साइड में सामने क्रेडिट साइड में। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अमाउंट के नीचे पूरी पूरी अमाउंट आए। ठीक है, तो ये 2000 है, तो इसके इस वाले जीरो के नीचे 9 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 9, इस जीरो के नीचे 0, इस जीरो के नीचे दूसरा 0। ऐसे ही सेम यहाँ पे ये क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट का क्रेडिट साइड में, तो 9 0 0। हमें अमाउंट में कॉमर्स भी लगाने होते हैं। दूसरी चीज़, जब हमारी एंट्री खत्म होती है तो हमें यहाँ पे एक लाइन भी खींचनी होती है, इससे पता चलता है कि हमारी एंट्री पूरी हो गई है। ठीक है, ये एंट्री भी मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है हमारा, नकद माल खरीदा। अब हमने क्या है, नकद माल खरीदा है। नकद माल का मतलब हो गया पैसे की बात हो रही है, यहाँ पर पैसे दिए गए होंगे, माल भी हमारे पास आया है और हमने पैसे भी दिए हैं। तो दो पक्ष हमको मिल गए, एक माल जो कि क्रय के रूप में हमारे पास आया है, दूसरी चीज़ हमारे पास उसके लिए पैसे गए हैं। ठीक है, आप चाहे माल खाता लिखो चाहे आप क्रय खाता लिखो, एक ही बात है, पर हम क्रय को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं हटा देती हूँ और उसके पक्षों को लिखती हूँ। तो हमारा एक पक्ष हमको मिला क्रय और दूसरा मिला रोकड़। रोकड़ इसलिए क्योंकि हमने नकद माल खरीदा है, नकद माल खरीदा यानी कि पैसे गए हैं। ठीक है, तो रोकड़ यानी कि कैश। अब इनकी प्रकृति देख लेते हैं। तो ये क्रय जो है, जैसे हमारा विक्रय वास्तविक और अवास्तविक दोनों से रिलेट करता है, ऐसे ही क्रय भी यानी कि परचेज भी दोनों से ही रिलेट करता है। तो ये वास्तविक और अवास्तविक दोनों हैं। दोनों में से किसी का भी रूल लगा देंगे तो प्रविष्टि हो जाएगी इसकी। ठीक है, उसके बाद रोकड़ की बात करते हैं। तो रोकड़ हमारा वास्तविक खाते से संबंधित है, रोकड़ हमारे पास होती है और इसका एक मूल्य भी होता है। ठीक है, तो रोकड़ हमारी वास्तविक खाते से संबंधित हो गई है, हमारी संपत्ति होती है। अब इसमें आप दोनों का रूल लगा देंगे। इसमें तो आप चाहे वास्तविक का रूल लगाओ चाहे अवास्तविक का रूल लगाओ क्रय के लिए, लेकिन रोकड़ के लिए हमें किसका रूल लगाना है, वास्तविक का रूल लगाना है। ठीक है, तो क्रय के लिए अगर हम इसको माल लेके चलते हैं, माल लिखोगे अगर आप, तो आप इसमें वास्तविक खाते का ही नियम लगाना। ठीक है,
अब मैं इसको अवास्तविक मान के चल रही हूँ और क्रय मान के चल रही हूँ। तो क्रय जो होता है ना, वो हमारा खर्चा होता है, क्योंकि हम पैसे खर्च करते हैं जब कोई भी चीज़ क्रय करते हैं। तो क्रय हमारा खर्चा है। और मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, खर्चे सारे हमारे क्या होते हैं, ऋणी होते हैं। जितने भी खर्चे होंगे, जितनी भी हानियाँ होंगी, उसको हम करते हैं ऋणी, यानी कि डेबिट। तो हमारा क्रय यानी कि परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, परचेज होगा डेबिट, पता चल गया हमको। नेक्स्ट है हमारा रोकड़ यानी कि कैश। इसके लिए हम वास्तविक खाते का नियम लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली वस्तु ऋणी और जाने वाली वस्तु धनी। तो ये रोकड़ जो है ये हमारे पास से जा रही है। जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारे पास से रोकड़ जा रही है, कैश जा रहा है। जब कैश जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली वस्तु धनी। तो हमारी यहाँ पे क्या प्रविष्टि बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, हिंदी में हम इसको लिखेंगे क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का। वो भी कर देते हैं। इसकी डेट है 8 मार्च। ठीक है, ये प्रविष्टि हमारी हो गई। अब इसके रुपए डाल देंगे। इसके रुपए हैं हमारे 600 रुपये, और इस अमाउंट के बिल्कुल नीचे ही डालेंगे, ऋणी के सामने ऋणी पक्ष में और धनी के सामने धनी पक्ष में। ठीक है, यहाँ आ जाएंगे 600। ठीक है, तो हमारी ये वाली प्रविष्टि भी हो गई। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी मजदूरी दी। ठीक है, तो मजदूरी दी में भी हमें दो पक्ष ढूंढने हैं। कौन कौन से हैं, मजदूरी जो है ये हम चुकाते हैं किसी को, कोई हमारा काम करता है तो हम उसको मजदूरी देते हैं। तो ये हमारी तरफ से क्या है, हमारा खर्चा है। हम खर्चा कर रहे हैं, किसी को मजदूरी देना हमारे लिए क्या है, खर्चा करना। ठीक है, तो मजदूरी एक चीज़ हो गई, और वो किससे रिलेट कर रही है, खर्चे से। दो चीज़ें एक साथ पकड़ ली हमने। दूसरी चीज़, मजदूरी के रूप में हम उसको क्या देते हैं, रुपए देते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है, रुपए, या फिर लिखा होगा कि आप उसको क्या दे रहे हो, नहीं तो हम उसको रुपए मान के ही चलते हैं। तो मजदूरी के रूप में हम क्या देते हैं, रुपए देते हैं। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ क्या मिली, एक तो मजदूरी और एक हो गए रुपए। इनकी प्रकृति अभी हम देख लेंगे। मजदूरी की तो सभी ने समझ ही ली होगी, मैंने बता ही दिया है, खर्चा है। तो फिलहाल इसको लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किन में से किसकी क्या प्रकृति है। ठीक है, तो एक तो रही मजदूरी और एक रही रोकड़। मजदूरी मैंने अभी भी बताया, ये हमारा खर्चा है, क्योंकि हम इसको भुगतान करते हैं किसी को। जब हम किसी को दे रहे हैं तो ये हमारा खर्चा है, भुगतान कर रहे हैं हम इसको, तो ये हमारा खर्चा है। और जो खर्चे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जो भी हमारे खर्चे होते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हमारी लॉसेज होते हैं, उन सबको हम करते हैं डेबिट यानी कि ऋणी। तो ये भी हमारा ऋणी होगा। तो ये है किससे संबंधित, ये हो गया हमारा अवास्तविक खाते से संबंधित। जो भी खर्चे होते हैं, आय होती है, या फिर जो भी हमारे हानियाँ होती हैं, लाभ होते हैं, वो किससे संबंधित होते हैं, हमारे अवास्तविक खाते से संबंधित होते हैं। तो ये हमारा अवास्तविक खाते से संबंधित है। ठीक है, और ये जो रोकड़ यानी कि कैश है, ये अभी हमने पढ़ा था, ये हमारा वास्तविक खाते से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा वास्तविक हो गया। और मैंने अभी भी बताया कि मजदूरी हमारा खर्चा है। खर्चा है तो क्या होगा, खर्चा होगा डेबिट। ठीक है, अभी अभी बताया मैंने इसको कि हमारे जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं। रूल हमारा इसका क्या है, वास्तविक खाते का, कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारा खर्चा है, यानी कि एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो मजदूरी यानी कि वेजेस हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा रोकड़। तो वास्तविक खाते का नियम जो है वो क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आने वाली वस्तु उसको हम ऋणी करते हैं, और जो जाने वाली वस्तु उसको धनी करते हैं। तो यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि मजदूरी के रूप में हम उसको दे रहे हैं, रोकड़ हमारे पास से जा रही है, कैश हमारे पास से जा रहा है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मुझे लगता है प्रविष्टि समझ में आ गई होगी, तो मैं कर देती हूँ फटाफट से। इसकी डेट है हमारी 10 मार्च।
ठीक है, तो ये वाली प्रविष्टि मैंने पूरी कर दी है। और देखिए ऋणी के सामने ऋणी पक्ष में मैंने इसके रुपए डाल दिए हैं, धनी के सामने धनी पक्ष में इसके रुपए डाल दिए हैं। तो ये प्रविष्टि पूरी हो गई और मुझे लगता है समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नकद माल बेचा। इस बार हमने जो माल बेचा है वो नकद बेच रहे हैं। नकद बेच रहे हैं यानी कि हमें इसके बदले में रुपए मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो चीज़ कौन कौन सी हमें मिल रही है। एक तो देखिए नकद यानी कि रुपए, एक चीज़ हमारी क्या हो गई, रुपए यानी कि रोकड़ यानी कि कैश। दूसरी चीज़ हम माल को बेच रहे हैं, तो दूसरी चीज़ हमारी, या फिर तो आप माल लेके चलो या बेचा लेके चलो। तो हम बेचा लेके यानी कि विक्रय लेके चल रहे हैं, तो दूसरी चीज़ हमारी हो गई विक्रय। कोई भी लेके चलोगे ना, प्रविष्टि एक ही बननी है। ठीक है, तो हमारी दो चीज़ हमें यहाँ पे कौन कौन सी मिली, एक तो नकद यानी कि रोकड़ और दूसरा विक्रय। दोनों को नोट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक तो चीज़ हमें मिल गई नकद यानी कि रोकड़, दूसरी चीज़ विक्रय यानी कि सेल्स। अब इसके ये कौन कौन सी प्रकृति के हैं ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो कैश हमारा हो गया वास्तविक खाते से रिलेट कर रहा है, और हमारा जो विक्रय है वो अवास्तविक खाते से रिलेट कर रहा है। ठीक है, दोनों के नियम हमें पता है। क्या होगा, रोकड़ जो है पहले तो देख लेंगे आ रही है या जा रही है, उसके हिसाब से हमारा पता चलेगा, क्योंकि इसमें हम वास्तविक खाते का नियम लगाएंगे, यानी कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अभी रोकड़ जो है देखो विक्रय हो रहा है, तो रोकड़ ऑब्वियसली हमारे पास आ रही है। जब हम कोई चीज़ बेचेंगे तो रोकड़ हमारे पास आएगी, है ना। तो ये आ रही है, आने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं, ऋणी, डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, जो चीज़ आ रही है उसको ऋणी, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा यानी कि ऋणी हो जाएगा। अब विक्रय हमें पता है हम क्रेडिट करते हैं, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। हमारे यहाँ पे क्या लेखा बना, यहाँ पे क्या प्रविष्टि बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या फिर रोकड़ खाता ऋणी विक्रय खाते का। ठीक है, नोट कर देते हैं फटाफट इसको। इसकी डेट है 12 मार्च। ठीक है, तो इतना ही हमारा सवाल हो गया, इतना हमारा क्वेश्चन हो गया है यहाँ तक, नकद माल बेचा। उसके बाद आप देख रहे हो मेरा बोर्ड पूरा भर गया है, और मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा अब, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पर जाने वाले हैं हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इन सब का टोटल लगा लेंगे। ठीक है, इन सब का टोटल यहाँ पे लिख के यहाँ लिख देंगे योग आगे ले गए, क्योंकि हम अगले पेज पर लेके जाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका पेज नहीं भरा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपका पेज भी भर गया है मेरे बोर्ड की तरह, तो आप यहाँ पे ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो उस पेज पे लगातार एंट्रीज करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ योग आगे ले गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब का टोटल लगा लेंगे, कितना हो जाएगा। देखो मैं इसको लेके नहीं चलूंगी, क्योंकि ये दोनों एक ही प्रविष्टि हैं, तो चाहे मैं इंग्लिश वाले को लूँ चाहे मैं हिंदी वाले को लूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल देख लेंगे कितना आ रहा है। तो 2000, 2900, 2900 एंड 600 कितना हो जाएगा, 3500, 3500 और 300 कितना हो जाएगा, 3800, और 1000 कितना हो जाएगा, 4800। आप भी कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, अब ये जो देखो रुपए भी मैंने अच्छे से लिखे हैं, सारे जीरो के नीचे जीरो आ रहे हैं, और मतलब ये देखो 1 जो है इसको मैंने थोड़ा इधर खिसका के लिखा है, ये इस वाले 2 के नीचे आना चाहिए। ठीक है, आप अपने सही से नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल ठीक से लिखिएगा। और ये जो अमाउंट है ना मेरी थोड़ी इधर आ गई है, ये इस लाइन के पास में होनी चाहिए, जैसे कि मैंने ये 2000 लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा इधर उधर हो गया है, आप ध्यान रखिएगा अपने जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हैं उसमें अगर कर रहे हैं तो इस अमाउंट को इस लाइन के पास में लिखना है। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम नीचे से बंद कर देंगे, और ये जो टोटल है इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएंगे। तो मैं ये हटा देती हूँ और अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये टोटल हम यहाँ ऊपर लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे योग आगे लाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल लिया है, आप भी इतने ही टोटल लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही प्रविष्टि है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए 2 बार करी है, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में, बाकी हमारी एक ही प्रविष्टि है ये। ठीक, तो मैं इसको भी फिलहाल हटा देती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी भी योग निकाला था, सारे जितने अमाउंट्स हमने यहाँ पे डाली थी उन सबका कितना आ रहा था, 4800 रुपये, 4800। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
यहाँ पे कोई डेट वेट नहीं डालेंगे उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे सीधे से लिखेंगे योग आगे लाए। अभी जो योग आगे लेकर आए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, कितना था 4800 रुपीज़, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देखो ये जो मैंने योग लिखा है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में इक्वली लिखा है, ऊपर नीचे नहीं लिखा है, बिल्कुल सामने लिखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमारी कोई प्रविष्टि नहीं है ना, कोई हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करी हुई है ना जिसमें कोई डेबिट हो रहा हो या फिर कोई क्रेडिट हो रहा हो। यहाँ पे तो सिंपली हम वहाँ पीछे साइड का टोटल यहाँ पर लेकर आए हैं ना, तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है बिना ये देखे कि कौन सा ऋणी में जा रहा है कौन सा क्रेडिट, लेकिन लिखेंगे दोनों साइड में ही क्योंकि दोनों साइड का टोटल ये है, ठीक है। अब इसको यहाँ से लाइन खींच कर देंगे बंद, क्योंकि इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब इतना है कि जब हम टोटल करेंगे तो इस टोटल को लेंगे, लेकिन ये एंट्री नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारी अगली एंट्री क्या है इसको देखते हैं। अशोक कुमार से माल वापसी। तो अशोक कुमार ने हमसे विक्रय, पहले हमने इनको विक्रय किया था तो इनको माल पसंद नहीं आया होगा, उन्होंने माल वापस कर दिया, तो वो हो गई हमारे लिए विक्रय वापसी। क्या हो जाती है विक्रय वापसी। तो एक चीज़ हमको क्या मिली, विक्रय वापसी। दूसरी चीज़ देखिए किसने वापस किया है, अशोक कुमार ने वापस किया है, तो दूसरी चीज़ क्या है, अशोक कुमार, ठीक है। तो दो हमको चीज़ें मिल गई, एक तो अशोक कुमार और दूसरा मिल गया माल वापसी, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने केवल अशोक लिया था, तो आप अशोक कुमार लीजिए या अशोक लीजिए, एक ही बात है। वैसे अशोक कुमार पूरा नाम लीजिएगा, मैंने देखा नहीं होगा, बाय मिस्टेक छूट गया होगा, अगर नहीं लिया मुझे याद नहीं है, देख लीजिएगा आप। और अशोक कुमार फिलहाल हम लेंगे यहाँ पे, एक नाम तो हो गया अशोक कुमार, दूसरी चीज़ हो गई माल वापसी, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इसको हटा देती हूँ। ठीक है, तो हमको ये दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो अशोक कुमार और एक विक्रय वापसी। इनकी प्रकृति देख लेते हैं। तो अशोक कुमार किसी का नाम है तो ये व्यक्तिगत खाता हो गया, और विक्रय वापसी ये हमारा होता है वास्तविक खाता भी, और इसको अवास्तविक भी कह सकते हैं क्योंकि ये माल से संबंधित है, इसलिए हमारा वास्तविक खाता है। और क्योंकि हमारे पास ये वापस आ रहा है एक तरह से हमारा लॉस है, तो ये हो गया हमारा अवास्तविक खाता भी, ठीक है। तो जो भी नियम आप जिसके भी अकॉर्डिंग लगा लो इसमें लग जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इनकी प्रकृति। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिगत खाता और ये हो गया हमारा वास्तविक खाता, दोनों के नियम लगा देंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम लगाएंगे अशोक कुमार के लिए, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अशोक कुमार कौन है, गिवर है या फिर रिसीवर है, ये देखेंगे। तो ये हमें माल को वापस कर रहे हैं, यानी कि हमको दे रहे हैं, देने वाले हो गए, गिवर हो गए, ठीक है। गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो हमारे अशोक कुमार क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अभी जो विक्रय वापसी है ये हमारा वास्तविक खाते से संबंधित यानी कि माल से संबंधित हो गया। अभी जो माल है ये हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, वास्तविक खाते का नियम लगाएंगे। वास्तविक खाते में आने और जाने का ही तो देखते हैं, तो आ रहा है या जा रहा है ये देखना है। तो ये माल जो है हमारे पास आ रहा है, कोई वापस कर रहा है तो माल आ रहा है ना, तो आने वाली वस्तु को क्या करते हैं हम, आने वाली वस्तु को करते हैं ऋणी यानी कि डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो हमारी क्या प्रविष्टि बनी, आने वाली वस्तु ऋणी यानी कि विक्रय वापसी खाता ऋणी हो जाएगा। और अशोक कुमार क्या हो गए, देने वाले धनी, यानी कि अशोक कुमार क्या हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। तो हमारी प्रविष्टि क्या बनती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अशोक कुमार, या फिर अशोक कुमार, सॉरी हिंदी में इसको बोले तो विक्रय वापसी खाता ऋणी अशोक कुमार का, ठीक है, या अशोक कुमार के खाते का। इसको लिख लेते हैं, इसकी डेट है 18 मार्च। ठीक है, तो ये हमारी प्रविष्टि हो गई। अब इसमें देखो मैंने जो 400 रुपीज़ ऋणी के सामने लिखे हैं वो ऊपर लिखे हैं, और जो धनी के सामने लिखे हैं वो नीचे लिखे हैं। ये बराबर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो ऋणी और धनी है ही, ठीक है। तो अमाउंट भी हमने डाल दी, इसकी प्रविष्टि भी मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है हमारी डाक व्यय। अभी तो नाम से पूरा चल रहा है हमारा व्यय है, ठीक है। तो एक चीज़ हमको क्या मिली, व्यय, डाक व्यय। डाक व्यय जो है वो हमारे एक पक्ष हो गया। दूसरी चीज़ डाक व्यय के रूप में हम क्या दे रहे होंगे, ऑब्वियसली रोकड़ दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमारी हो गई कैश। एक हो गया डाक व्यय और दूसरा हो गया कैश, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर।
तो एक तो हमारा डाक व्यय हो गया, एक हो गया रोकड़, और जो डाक व्यय है वो हमारा वास्तविक खाते से संबंधित होता है क्योंकि हमारा व्यय है ना। दूसरी चीज़ है रोकड़, रोकड़ हमारी संपत्ति है तो ये वास्तविक खाते से संबंधित होगी, इसके नियम लगा देंगे। अवास्तविक खाते के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे व्यय होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, उन सबको हम डेबिट करते हैं, ऋणी करते हैं। तो हमारा डाक व्यय क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा यानी कि ऋणी हो जाएगा। इसके बाद आती है रोकड़ की बारी। रोकड़ हमारा वास्तविक खाते से संबंधित है। वास्तविक खाते का क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जब हम खर्चा कर रहे हैं तो हम अपने रुपए को दे रहे होंगे, ठीक है। तो आने वाली वस्तु ऋणी और जाने वाली धनी होनी है। तो रोकड़ तो हमारे पास से जा रहा है तो जाने वाली वस्तु को हम क्या कर देंगे, धनी कर देंगे। तो रोकड़ हमारा हो जाएगा धनी। तो हमारी प्रविष्टि क्या बनती है, डाक व्यय खाता ऋणी रोकड़ खाते का। इसको हम लिख लेते हैं फटाफट। इसकी डेट है 24। ठीक है, तो ये वाली प्रविष्टि हमारी पूरी हो गई और मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। श्याम से माल खरीदा। श्याम से माल खरीदना, तो देखो जब भी कोई भी खरीदने और बेचने वाली प्रविष्टि होती है उसमें किसी व्यक्ति का नाम लिखा होता है तो हम वहाँ पे उसको उधार लेन देन मानते हैं, उसको नकद नहीं मानते हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति का नाम लिखा है श्याम, यानी कि ये नकद लेन देन नहीं है, ये उधार लेन देन है। यानी कि हमने इनसे खरीद तो लिया माल लेकिन हमने इनको रुपए नहीं चुकाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से दो व्यक्ति हमको मिल रहे हैं, देखो एक तो श्याम का नाम लिखा हुआ हमें मिल ही रहा है, साथ में नकद नहीं लिखा है तो हम श्याम का नाम ही लेंगे। अगर श्याम के साथ में नकद लिखा होता तो हम इसका नाम नहीं लेते, तो हम इसको नकद मान के चलते, ठीक है। तो एक चीज़ तो मिल गई हमको श्याम, दूसरी चीज़ हमारी क्या है, माल खरीदा यानी कि क्रय, ठीक है। तो दो चीज़ें हमको मिल गई, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो श्याम जो है ये व्यक्ति से संबंधित खाता है, व्यक्तिगत खाता है। क्रय जो है ये हमारा वास्तविक में भी आता है और वास्तविक में भी आता है, ठीक है। तो श्याम के लिए हम नियम लगाते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो श्याम कौन है, ये इनसे हमने माल को खरीदा है तो ये माल हमको दे रहे हैं, तो ये माल को देने वाले हो गए, तो ये कौन हो गए, गिवर हो गए, ठीक है। गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो इनको हम कर देंगे क्रेडिट, यानी कि देने वाले को हम क्या कर देंगे, धनी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है क्रय यानी कि परचेज। परचेज के लिए हमने नियम लगाएंगे वास्तविक का भी वास्तविक का भी, दोनों में एक ही चीज़ रहेगी तो हम वास्तविक का नियम लगा देते हैं। वास्तविक का नियम होता है आने वाली वस्तु ऋणी और जाने वाली वस्तु धनी। जब हम कोई चीज़ क्रय कर रहे हैं तो वो वस्तु हमारे पास आ रही है ना, जब कोई वस्तु आ रही है तो उसको हम क्या कर देंगे, ऋणी कर देंगे। तो आप चाहे तो माल खाता ऋणी करो चाहे क्रय खाता ऋणी करो, एक ही बात है। क्रय खाता ऋणी करेंगे हम वास्तविक के अकॉर्डिंग। वास्तविक के अकॉर्डिंग क्रय जो है वो हमारा खर्चा है और खर्चे भी जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऋणी होते हैं। तो हमारी क्या प्रविष्टि बन जाती है, क्रय खाता ऋणी रोकड़ सॉरी श्याम के खाते का या श्याम का, ठीक है। इसको लिख देते हैं फटाफट 28 मार्च। तो ये हमारी प्रविष्टि हो गई और मुझे लगता है ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फटाफट। दूसरी चीज़ है किराया दिया। तो ये हमारी सेम टू सेम डाक व्यय की तरह ही होगी, हमारा खर्चा है, ठीक है। और खर्चे के रूप में हम दे रहे हैं रुपए। तो दो चीज़ें हमें मिल रही हैं, एक तो खर्चा जिसका नाम है किराया, खर्चे का नाम क्या है, किराया। और दूसरी चीज़ क्या है, खर्चे के रूप में हम क्या दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, तो रुपए। दूसरी चीज़ हो गई कैश। दोनों लिख देती हूँ, दोनों की प्रकृति लिख देती हूँ। ठीक है, तो किराया हमारा अवास्तविक यानी कि नॉमिनल अकाउंट हो गया और रोकड़ हमारा वास्तविक यानी कि रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। अब ये जो इसके नियम है वो लगा देंगे। अवास्तविक का नियम लगाएंगे तो किराया हमारा खर्चा है और अवास्तविक के नियम के अकॉर्डिंग खर्चे जो होते हैं वो सारे हो जाते हैं ऋणी। तो किराया हमारा हो जाएगा ऋणी यानी कि डेबिट। दूसरी चीज़ है हमारा रोकड़ यानी कि जो हमारा वास्तविक खाते से संबंधित है, इसका क्या नियम होता है, आने वाली वस्तु ऋणी और जाने वाली वस्तु धनी। अब जब खर्चा कर रहे हैं तो हमारे पास से रोकड़ जा ही रहा है, जाने वाली वस्तु को हम क्या कर देते हैं, धनी। तो इसको हम कर देंगे धनी। तो हमारी प्रविष्टि क्या बनती है, किराया खाता ऋणी रोकड़ खाते का, या फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको लिख देते हैं फटाफट। 31 मार्च की प्रविष्टि है।
ठीक है, तो ये हमारी सारी प्रविष्टियां हो गई और मुझे लगता है सब समझ में भी आ गई होंगी। अब हमको लास्ट में क्या करना है, इसमें इन दोनों साइड का योग लगाना है, टोटल करना है, और ये टोटल होना चाहिए बराबर। अगर बराबर नहीं होता है तो हमने कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक की है। अभी ये बहुत सिंपल सी एंट्रीज थी, इसमें कोई भी मिश्रित प्रविष्टि नहीं थी, यानी कि बहुत सारी प्रविष्टियाँ एक साथ मिक्स होकर जो कर दी जाती हैं वो नहीं थी, सारी सिंगल प्रविष्टियाँ थी। कोई एक पक्ष ऋणी हो रहा है, कोई एक पक्ष धनी हो रहा है, कोई भी ऐसी प्रविष्टि, कोई भी ऐसी एंट्री नहीं थी जिसमें कोई दो पक्ष ऋणी हो रहे हो और एक धनी, या दो ऋणी दो धनी, या फिर एक ऋणी दो धनी। ठीक है, सारे बहुत ही सिंपल एंट्रीज थी, बहुत ही आसानी से हो गई। तो यहाँ पे मिस्टेक की कोई संभावना है नहीं। ठीक है, तो उसमें होती है ज़्यादातर मिस्टेक्स की संभावना, तो यहाँ पे तो बराबर ही आ जाएगा। और जब हम ये योग लगाएंगे तो इस योग में ये वाला योग भी शामिल करेंगे, क्योंकि हमने ये योग उस जो हमें योग चाहिए होता है ना, वो सारा पूरा योग चाहिए होता है। तो आधा योग तो ये है हमारा जो पिछले पेज का है, और आधा ये है। ठीक है, इसको पूरे को हम योग कर लेंगे। एक लाइन इसके नीचे खींचेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कुल योग, कुल योग कर देंगे। अब इसको टोटल कर देंगे, इसका पूरा, इसका योग कर देते हैं। तो हमने इसका कुल योग भी कर दिया है। ये कुल योग निकाल के हमने यहाँ लिख दिया। देखो बराबरी पे लिखे हैं और बराबर ही आए हैं। 6175 इधर आया है, 6175 इधर आया। आप भी योग पूरा करके देख लीजिएगा। और मैंने यहाँ नीचे एक्स्ट्रा लाइंस जो खींच रखी थी वो मैंने हटा दी। अगर आपने एक्स्ट्रा खींच रखी हो लाइंस तो यहाँ पे गैप छोड़ के लास्ट में ही टोटल कीजिएगा। टोटल हम लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सारी जनरल की प्रविष्टियाँ, सारी जनरल एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, इसमें बनाना है खाते, यानी कि अब हमको करनी है इससे खाते में खतौनियाँ।